देखो इधर ध्यान दो। तो पिछला 2-3 दिन से जो हम लोग का क्लास चल रहा था वास्तविक संख्या के बारे में, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। संख्याओं के बहुत सारे प्रकार, बहुत सारा चर्चा कर लिए संख्या के बारे में। आज हम लोग का चौथा क्लास है, ठीक है। और चौथे क्लास में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा जिसको बोलते हैं, या यूक्लिड का जो थ्योरम है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। इधर बातचीत मत करो, इधर ध्यान दो, ठीक। एक कहानी सुनाते तुम लोग को, ठीक है। एक कहानी तुम लोग किताब में भी दिया हुआ है। एक गांव में एक ठेला वाला आता है। एक गांव में एक ठेला वाला आता है, अपने ठेले पर कुछ अंडे लेकर के आता है। क्या लेकर के? अंडे लेकर के आता है। ठेला वाला, हाँ ये ठेला वाला है। ठेला वाला गांव में आया है, कुछ अंडे लेकर के आया है। ड्राइंग बड़ा अच्छा बना। हाँ बहुत अच्छा ड्राइंग बनाते हैं, कभी घमंड नहीं किया उस बात का अलग है वो, ठीक है। बहुत अच्छा ड्राइंग बनाते हैं लेकिन, ठीक है। तो ये ठेला वाला गांव में क्या लेके आया है? अंडे लेके आया है बेचने के लिए, ठीक है। अच्छा चलो लड्डू लेके आया है, तुम्हारा भी मान लेते हैं हम लोग। क्या लेके आया है? लड्डू लेके आया है। लड्डू जैसा दिख रहा तो लड्डू ही मान लेते हैं। इधर से एक व्यक्ति तभी देखता है कि ये आदमी अच्छा लड्डू लेकर के आया है। ये सोचता है कि हम क्यों ना चल करके इसका कुछ लड्डू खरीद ले। तो ये इसके सामने आता है और इससे बातचीत करना शुरू करता है कि बोलते भाई साहब आप जो लड्डू लाए हैं कहाँ का लड्डू है, कैसा लड्डू है, इसका क्या मोल भाव है। दोनों में धीरे धीरे बातचीत होता है, दोनों में धीरे धीरे बातचीत होता है। बातचीत होते होते इन लोगों का बातचीत अब बहस में बदल जाता है। वो पूछा होगा आप लड्डू कैसे दे रहे, वो बोला होगा 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, कुछ भी बोला होगा, बोला इतना महंगा। ऐसे इन लोगों का बातचीत होते होते धीरे किस में बदल जाता है? बहस में बदल जाता है। और आखिर में ये व्यक्ति गुस्सा होकर के इसके ठेले को जाकर के नली में धकेल देता है, ठीक है। क्या करता है? जाकर के नली में धकेल देता है। इसके सारे लड्डू इधर उधर बिखर जाते हैं। दोनों में एकदम झगड़ा हो जाता है कस करके। ये इसका बाल नोचता है, वो उसका बाल नोचता है, झगड़ा होने लगता है ना। झगड़ा होते होते इसका तो लड्डू फेंक देता है, ठीक है। आखिर में क्या करे? ये बेचारा आदमी जाता है पुलिस के पास। किसके पास जाता है? ये चला जाता है पुलिस के पास, थाना में। बोलता सर हम लड्डू बेचने आए थे इनके गांव में, ये वहां से आए, मेरे से बातचीत कर करके बहस करने लगे, झगड़ा करने लगे और मेरे सारे लड्डू नाली में फेंक दिए, ठीक है। तो पुलिस पूछती है कि तुम्हारे पास कितना लड्डू था? पुलिस क्या पूछती है? तुम्हारे पास कितना लड्डू था, बताओ। हम इस आदमी को बोलेंगे तुम्हारे पास जितना लड्डू था उतना पैसा दे देगा तुमको, है ना, तुम्हारा हर्जाना दे देगा। कितना लड्डू था बताओ। तो ये आदमी बोलता है कि सर मेरे पास जितना भी लड्डू था, अगर हम उसको 2-2 करके बांटे, लड्डू का 2-2 करके ग्रुप बनाए, जितना भी लड्डू था अगर 2-2 करके हम ग्रुप बनाए तो मेरे पास कितना बच जाएगा? 1 ठो बच जाएगा, ठीक है। अगर 3-3 लड्डू का ग्रुप बनाए तो कितना ठो बचेगा? 2 ठो बचेगा। अगर 4-4 लड्डू का ग्रुप बनाए तो कितना ठो बचेगा? 3 ठो बचेगा। अगर 5-5 लड्डू का ग्रुप बनाए तो कितना ठो बचेगा? 4 ठो बचेगा। अगर 6-6 लड्डू का ग्रुप बनाए तो कितना ठो बचेगा? 5 ठो बचेगा। और अगर हम 7-7 लड्डू का ग्रुप बनाए तो सब लड्डू मेरा बराबर बन जाएगा, एक भी नहीं बचेगा। 7-7 करके लड्डू का ग्रुप बनाए, जैसे कि एक ग्रुप में हम 7 लड्डू रख दिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे करके 7-7 करके लड्डू हम रखते गए तो एक भी शेष नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम 4-4 करके रख रहे हैं, 4-4 करके रखेंगे तो लास्ट में मेरे पास 3 ठो बच जाएगा। बात समझ में आया? वो आदमी क्या बोला कि अगर हम 2-2 करके रखते हैं तो कितना ठो बच जा रहा है? 1 ठो बच जा रहा है। जैसे कि 13 लड्डू है मान लेते हैं, कितना लड्डू है? 13। तो 2-2 करके अगर रखेंगे 6 जोड़ा तो बन जाएगा, 1 बच जा रहा है ना। 3-3 करके रखेंगे तो 3 चौके 12, 1 बच जा रहा है। 4-4 करके रखेंगे तो 4 तिया 12, 1 बच जा रहा है ना। तो 3-3 करके रखेंगे तो 2 बचना चाहिए, 4-4 करके रखेंगे तो 3 बच रहा है, 5-5 करके रखेंगे तो 4 बच रहा है, 6-6 करके रखेंगे तो 5 बच रहा है। और 7 करके अगर रख रहे हैं, 7 करके ग्रुप बना रहे लड्डू का, एक ग्रुप में 7 लड्डू, एक प्लेट में 7 लड्डू, तो कितने बच रहे हैं? 0 ना। और मेरे पास जितने भी लड्डू थे ये 150 से कम थे। क्या थे? 150 से ज्यादा लड्डू नहीं था, 150 से कम थे। वो एक सिचुएशन दे दिया। अब तुम लोग बताओ कि उसके पास कितने लड्डू थे? 149। 149 क्या? 149 7 से पूरी तरह भाग हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह के कुछ अगर सवाल आएंगे आगे
तो ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक नया माध्यम इसमें मिला है, यूक्लिड विभाजन सूत्र, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा, देखो इसका आंसर भी हम बता देते हैं। ये होगा 119। कितना होगा? 119। ठीक है, 119 को देखो 2 से भाग करो, 119 को 2 से भाग करो, कितना हो जाएगा? 2 पच्चे 10, हाँ सर, एक बचा 19, 2 आठे 2 9 18, एक बच गया। तो 2 2 से भाग करेंगे तो एक बच जाएगा, 59 ग्रुप बनेगा। 3 से भाग करो, 119 को 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, बचा 2, 3 9 27, 2 बच गया। तो ऐसे 119 को 4 से भाग करेंगे, 3 बचेगा, 5 से भाग करेंगे 4 बचेगा, 6 से भाग करेंगे 5 बचेगा। ठीक है, 7 से भाग करेंगे पूरा कट जाएगा। ठीक है। तो 119 आप कैसे करके पता लगे? ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक उदाहरण था तुम लोग बुक में जो दिया हुआ था, है ना। 119 7 से पूरी तरह से विभाजित है। अब इसको हम लोग आगे चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर लास्ट में जब पढ़ेंगे तब तुम लोग खुद बोलेगा कि हाँ इसका आंसर 119 कैसे हुआ, तुम लोग को पता चलेगा। जब चैप्टर खत्म होगा तुम लोग खुद इस चीज को जानेगा, अभी से हम उसको नहीं बताते। क्लियर है? देखो देखो इधर है, बातचीत बंद करो, आगे देखो। तो उदाहरण हम लोग का हो गया, लड्डू वाला लड़ाई झगड़ा सुलझा लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जिसको बोलते हैं, लेमा जिसको बोलते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम भी बोला जाता है। एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? देखो क्या लिखा हुआ है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला जो एक विशेष संख्या को हल करने की प्रक्रिया प्रदान करती है। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला जो किसी विशेष संख्या को हल करने की प्रक्रिया प्रदान करती है। अब जैसे कि हम लोग को घटाव करना है, बचपन में तुम लोग जोड़ घटाव सीखते हो, सब्ट्रैक्ट करना है। मान लेते ऊपर में है 72 और नीचे में है 46। इस संख्या को तुम लोग को घटाना है। 72 से कितना घटाना है? 46। तो बचपन से ही इसका एक प्रक्रिया तुम लोग सीखते हो ना। पहले हम लोग इकाई तरफ से आएंगे, इस संख्या को देखेंगे, क्योंकि ये छोटा है तो सामने वाला से उधारी लेगा, कुछ मांगेगा, तो ये इसको 10 दे देगा। 10 दे देने से ये 12 हो जाएगा, फिर 12 से 6 घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6, फिर इस 6 से 4 जाएगा तो 2। तो इसका भी एक प्रक्रिया है कि नहीं? स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले घटा देंगे, बाद में हम लोग हासिल लेंगे, चलेगा? नहीं। या पहले इधर से घटाएंगे? नहीं। तो इसका भी कुछ चरण है कि नहीं, कि पहले ऐसा करना है, इकाई तरफ से आना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, प्रक्रिया है कि नहीं? तो इसको बनाने का भी एक प्रक्रिया है। तो वैसा ही यूक्लिड विभाजन से हम लोग का HCF जो निकालते हैं, है ना, महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकालते हैं, उसका भी एक प्रक्रिया है। वो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया, चरण बाय चरण, कि पहले क्या करेंगे, सेकंड में क्या करेंगे, थर्ड में क्या करेंगे, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। यहाँ पर है ना एक श्रृंखला है, स्टेप बाय स्टेप श्रृंखला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। अब जैसे तुम लोग चाय बनाओगे, उसका भी एक प्रक्रिया है। तुम बताओ लड़की लोग कैसे चाय बनाती है? कि बनाती ही नहीं है, पानी खाली रील्स बनाना आता, चाय तो नहीं आता होगा। नहीं आता है। पहले रील्स बना। पानी लोगे, ठीक है, फिर उसको गैस पर बैठाएंगे, जिसमें भी चाय बनाने का जो भी बर्तन हो उसमें चीनी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, पहले चाय पत्ती डालेंगे, फिर चीनी, फिर पानी। तो उसका भी एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है कि नहीं? चीनी चाय पत्ती का पानी। सर आप चाय बनाए थे? तो कौन सा तुम्हारा मेथड है? ठीक है, अब तुम जैसे बोले कि पहले चीनी डालेंगे, फिर चाय पत्ती डालेंगे, बाद में पानी डालेंगे, तो क्या बनेगा चाय? ना, नहीं बनेगा ना। कौन तो बोला नहीं बनेगा? कैसे बनेगा? बनेगा। ठीक है, तो वो प्रक्रिया हमारा सही नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी निकालने का इसका एक प्रक्रिया होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। पहले पहला स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप। ठीक है, तो ऐसे ही प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एल्गोरिदम। क्या कहते हैं? एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो है, ये यूक्लिड नाम किससे आया है? मोहम्मद अल ख्वारिज्म। मोहम्मद अल ख्वारिज्म नाम के थे, जो कहाँ से थे? पार्सियन मैथमेटिशियन थे। ये पहली बार अपने किताब में उपयोग किए थे, जिसके वजह से इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। कि आखिर ये है क्या। बचपन से ही 7 क्लास के किताब में भी, 7 क्लास के बुक में भी इसको इन्वॉल्व किया गया, रखा गया है। आखिर में ये है क्या? बहुत छोटा सा चीज है, तुम लोग पढ़ते आए हो। जैसे कि कोई एक संख्या लेते हैं, मान लेते एक संख्या लेते हैं हम लोग 18। क्या ले लिए? इसको किसी और एक संख्या से विभाजित करते हैं, भाग करते हैं। एक संख्या ले लिए 7। क्या ले लिए? 7।
क्या हो जाएगा 7 दूने बचेगा कितना 4 4 4 बचेगा, फिर 7 को ले जाएंगे इधर। ठीक है, बचेगा कितना 4 बचेगा। तो यहाँ से जो हमारा नीचे बच जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं शेष। रिमाइंडर क्या कहते हैं शेषफल या रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडेड बाय 4 ये बीच वाला हमारा क्या कहलाता है भाज्य, ये क्या कहलाता है भाजक यानी भाग करने वाला, और ये भागफल, इसको हम लोग कहते हैं डिविजर, क्या कहते हैं डिविडेंड, ये क्विसेंट है ना, ये कहलाता है, यही होता है ना। जी सर। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, इसका भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, कि अगर हम लोग को भाज्य निकालना है, बाकी तीनों चीज पता तो निकल जाता है। इससे एक चीज क्या पता चलता है, एक चीज और गौर करो तुम लोग का, कि हम लोग का जो रिमाइंडर होता है, जो हमारा रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है आर, हमारा जो शेषफल बचता है आर, ये क्या होता है, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। शेषफल में क्या बचेगा 0 बचेगा या फिर 0 से बड़ा कुछ चीज बचेगा। कभी भी देखे हो कि किसी घटाव में या किसी भाग में भाग करने के बाद हमारा जो शेषफल आया है वो -5 आया है, कभी ऐसा होता है नहीं। यानी जो भी हमारा शेषफल आता है 0 आएगा या 0 से अधिक आएगा, 0 आएगा या 0 से अधिक। यहाँ क्या है 0 से अधिक है ना, अगर ऐसा होता यहाँ 2 यहाँ 6 तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6, 0 से कम कभी नहीं आएगा। और क्या होता है 0 और 6 से तो बड़ा होता है, 0 से तो बराबर या बड़ा होता है, लेकिन छोटा किससे होता है, ये जो हमारा रिमाइंडर होगा ये हमेशा, ये जो हमारा भाजक है डिविजर है इससे छोटा होगा। अगर हम लोग किसी को 7 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल में 7 कभी भी नहीं आएगा। अगर हम लोग किसी को 7 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल में 7 कभी भी नहीं होगा, जो भी आएगा 7 से कम ही आएगा, 7 से कम ही आएगा, 7 कभी नहीं आएगा। अगर किसी को हम लोग 2 से भाग कर रहे हैं तो जो हमारा शेषफल आएगा आर वो 2 से छोटा ही होगा, समझ में आया, बड़ा होगा और 2 से छोटा। तो इसी चीज को डिवीजन एल्गोरिथम में यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या है जो हमारा आर होता है ये 0 से बराबर या बड़ा होता है और डी से छोटा होता है। साथ ही साथ ये आइडिया जो इनको आया था, ये जो फॉर्मूला आया था, ये यूक्लिड के द्वारा जो दिया गया था, ये भी था। देखो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है ना, डिवीजन बाय डिवाइडेड डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वार्टेंट प्लस डिवाइडेड। ये होता है। तो इसी फॉर्मूला को आगे चल करके बनाया गया है और डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेग्मा यहीं से स्टार्टिंग हुआ है, ठीक है। और जो यूक्लिड थे यानी जो मोहम्मद अल खाजिम थे, ये अपने बुक में इसी के बारे में लिखे, बहुत सारा उदाहरण लेकर के इसको दिखाया है। हाँ हो गया, बोल लिया अरबी सर नाम पढ़ लेते हैं। इस चीज को हमेशा तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है। हमारा जो आर का वैल्यू होगा, शेषफल का वैल्यू होगा, वो क्या होगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा भाजक से छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा, डिविजर से छोटा होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1.1। आगे देखते हैं। तो आखिरकार हम लोग प्रश्नावली में आगे एक्सरसाइज हमारा 1.1 पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो तो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए हम लोग को दो संख्याओं का HCF ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। इससे पहले भी तुम लोग HCF निकालना पढ़ी है, सीखी है, ज्ञात करना, ठीक है। 8 क्लास 9 क्लास में जैसे कि दो संख्या होता था 16 और 20 मान लेते, कैसे करती थी, दोनों को हम लोग ऐसे डिवाइड करते थे, सॉरी ऐसे फैक्टराइज करते थे, गुणनखंड करते थे। 2 से जाएगा 2 8 और 2 दाएं, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 5 10, ठीक है। और जाएगा
नहीं जाएगा, तो यही इसका हो गया HCF। ऐसे करते थे, या फिर 16 को ऐसे करते थे 2 8 2 4 2 2 2 1 2 हो गया। फिर 20 का करते थे 2 10 2 5 5 1। फिर 16 का कितना आया था 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 20 का कितना आया था 10 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1, इतना आया था ना। तो इसमें से जो दोनों में रहता है, जो कॉमन रहता है हमारा 2 गुना 2, ये हमारा 2 गुना 2 HCF हो जाता था 4। इस विधि से निकालते थे। हाँ सर हम लेकिन आज हम लोग दूसरा विधि से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 16 और 20 है, तो बड़ी संख्या को हम लोग बीच में लिखेंगे, है ना, यानी भाज्य के स्थान पर लिखेंगे, डिविडेंड के स्थान पर लिखेंगे, और 16 को हम लोग इधर लिखेंगे डिविजर के स्थान पर, भाजक के स्थान पर। ठीक है, तो 16 के 16 हो जाएगा, कितना बच जाएगा 4। बच जाने के बाद, शेषफल हो जाने के बाद फिर से हम लोग ऐसे करेंगे, और ये जो संख्या हमारा था इसको फिर से लेकर के यहाँ पर बैठा देंगे। 4 आंसर। ठीक है, तो 4 चौके 4 आंसर। 16 हो जाता था, पूरा कट जाता था। तो देखो ये जो हमारा भाग था, शेषफल एकदम कट कब गया, या एकदम 0 शेषफल कब हुआ? जब हम लोग 4 से इसको भाग किए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। यहाँ पर भी तो वही निकाले थे ना। तो इस विधि से हम लोग निकालते थे, लंबा चौड़ा पड़ता था, ये 2 विधि था। आज हम लोग इस विधि से निकालेंगे। ठीक है, कुछ नया सीखेंगे। देखो तो बताओ, इसमें हमारा क्या हो जाएगा? डिविडेंड के रूप में, भाज्य के रूप में किस संख्या को लिखेंगे? बड़ी संख्या को 8 6 7, ये बीच में आ जाएगा, और भाजक में कितना आ जाएगा? 255। वेरी गुड, बस ऐसा ही आंसर करना। कितना बार में आएगा बताओ तो? 255 का पहाड़ा आता है 3 बार। अंदाजा लगाओ, ये लगभग कितना है? 3। 250 है। 3। हाँ, तुमको समझ में आ गया 3, बाकियों को भी तो लेके चल रहा है हमको ना, सबको समझ में आए ना। चलो अच्छी बात है, तुम पहले बार में अंदाजा लगा ले कि 3 बार में आएगा। ये कितना है? 255। हम लोग इसको अंदाजा लगाते चलो 250। कितना है? 250। 250 है, तो 250 करके अगर हम लोग 4 बार करेंगे तो 800 हो जाएगा, सॉरी 1000 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 250 करके 3 बार में कितना हो जाएगा? 750। 3 बार में कितना हो जाएगा? 250 250 500 और 250 750 होगा, यानी 3 बार तक में आ सकता है। 4 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 1000 पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको 3 बार करेंगे। 255 तिया कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 2 तिया 6 और 1 7, 765। अब हम लोग इसको घटा देते हैं, कितना हो जाएगा? 7 से 5 जाएगा तो 2, ये हमारा 0 और ये हमारा 1। ठीक है, 17। अब यहाँ कितना आ जाएगा? 255। 100 को 3 बार करेंगे तो 300 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार 204 हो जाएगा। 102 102 204, कितना बच जाएगा? 51। अब फिर 102 को करेंगे, 51 दूने 102। तो बताओ 867 और 255 का हमारा जो मोसो है ना, या जिसको हम लोग HCF कहते हैं, ये कितना आ गया? 51। सिंपल है। होता है उसको, ठीक है। कितना आ गया? 51। बहुत बार छोटी छोटी चीजों में भी हम लोग गलती कर देते हैं, है ना। इंसान का प्रकृति है गलती करना, और जब तक गलती करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे कहाँ से? हर चीज में यही होता है कि जब तक गलती नहीं करोगे ना, गलती करने से डरोगे तो सीख नहीं पाओगे। पहले गलती करोगे तब जाके सीखोगे, वो ज्यादा बेहतर समझ में आता है। किसी चीज को ऐसे एक ही बार में सीखो, वो ज्यादा याद नहीं रहेगा तुम, लेकिन कुछ चीज गलती करने के बाद अगर कोई सबक लेते हो ना, तो वो उम्र भर, जिंदगी भर याद रहता है। समझ में आया? हाँ, तो 1 नंबर हम लोग का हो गया, बना लिए। एक क्वेश्चन बता दिए, वैसे ही और 2 क्वेश्चन है तुम लोग का। 135 225 ऐसा कुछ है, और 196 और 38,220। ये 2 क्वेश्चन और है, उसी तरीके से बनेगा, बना लेना। और नहीं बनेगा तो फिर हमें बताने के लिए कल आगे देखो। दूसरा नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। संख्या के बारे में हम जो इतना चीज पढ़ाए तुम लोग को, 2-3 क्लास लिए, क्यों लिए? क्योंकि देखो वो सारा चीज यहाँ पे है, तुम लोगों का सारा चीज यहाँ पे है। धनात्मक के बारे में बताए थे, विषम के बारे में बताए थे, पूर्णांक के बारे में बताए थे, पूर्णांक के बारे में बताए थे, वो ये डबल हो गया। ठीक है,
ये सब चीज आने वाला था हम लोग का आगे, हाँ है ना। जैसे फिल्म चलने से पहले नाम लिखा देता ना कि ये रवि ये एक्टर सब इसमें है, तो वैसे ये सब पहले बता देते। यात्रा में हाँ इधर देखो, इधर रखो उसको। धनात्मक यानी पॉजिटिव, प्लस वाले। विषम, विषम यानी विषम दो संख्या। जो सम नहीं है, जो दो बराबर भाग में नहीं होगा, उसको कहते हैं विषम। 5, 7, 9 ये सब। पूर्णांक यानी सब आएगा जिसमें जीरो भी आएगा, माइनस वाला भी आएगा, प्लस वाला भी आएगा। तो बोला है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को लेंगे हम लोग, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को लेंगे तो ये इस रूप में आएगा जहां पर क्यू एक पूर्णांक होगा, है या नहीं, इसको हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो क्या दर्शाना है, एक तो हम लोग को विषम पूर्णांक लेना, ए लेना है। ए बराबर 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 हम लोग का आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जहां पर ए बराबर क्या है, ए बराबर BQ + R BQ + R ये होता है। ए बराबर क्या हो जाएगा, BQ + R। ए हमारा क्या है, डिवीजर है ना। ये हमारा ये डिविडेंड है, बी डिवीजर है, क्यू क्वोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर ऐसा होना चाहिए। जहां क्यू क्या है, क्यू बराबर एक पूर्णांक होगा। क्यू क्या होगा हमारा, पूर्णांक होगा। एवं और ये भी बोल सकते हैं कि b बराबर यहाँ कितना है, 6। b की जगह पर कितना दिया हुआ है, 6। b की जगह पर कितना दिया गया है, 6। तो चूंकि हमारा b 6 है, b क्या है 6, b को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, यही हमारा कहलाएगा डिवीजर कहलाएगा, जी सर। यानी भाजक कहलाएगा। तो हमारा जो शेषफल होता है वो कभी भाजक से बड़ा नहीं होता है। तो इसीलिए r बराबर क्या आएगा, 0 r का जो मान होगा, r का मान होंगे क्या क्या होंगे बताओ तो, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 और नहीं 6 है, मतलब r का मान 0 से 5 के बीच में होगा, इससे ज्यादा कभी नहीं होगा। ठीक है, या फिर हम लोग इसको शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 6। r का मान 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। ठीक है, आगे देखो, इसको हम लोग एक एक करके r का मान लेते हैं। अगर हम लोग ले लेते हैं a बराबर 6q + 0, 6q + 0, एक बार शेषफल 0 भी आ सकता है। जी सर। फिर a बराबर 1 दूसरा शेषफल क्या आ सकता है, 1। तीसरा शेषफल क्या आ सकता है, 2। चौथा शेषफल क्या आ सकता है, 3 पांचवा शेषफल क्या आ सकता है, 4 और लास्ट में क्या आ सकता है, 6 5 +5। इतना आ सकता है। जी सर। छठा तो अब देखो, ये हमारा हो जाएगा a बराबर ये हो जाएगा 6q, क्या हो जाएगा 6q। यहाँ पर q का मान कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, q का मान कुछ भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल q का मान हम लोग क्या ले लिए, 1 ले लिए। q का मान क्या ले लिए, q क्या है, q एक पूर्णांक है, तो कोई भी पूर्णांक ले लो। q की जगह पर क्या ले लिया हम लोग, कोई भी एक पूर्णांक ले लिए। तो 6 के 6, अगर 2 ले लेंगे तो 6 दूने 12, अगर 3 ले लेंगे तो 6 तिया 18। तो यहाँ पर q का मान हम लोग कुछ भी ले रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है ना, सम संख्या ही आ रहा है। q का मान कुछ भी ले लो, 1 ले लेंगे तो 6 के 6 सम संख्या, 2 ले लेंगे तो 6 दूने 12 सम संख्या, 3 ले लेंगे तो 6 तिया 18 सम संख्या, 4 ले लेंगे तो 6 जो क्या 24 सम संख्या ही आएगा। दूसरा, इसमें a बराबर हमारा है 6q + 1, ये है। इसमें q का वैल्यू कुछ लेकर के देखो, इसमें q का वैल्यू कुछ लेकर के देखो। q का मान अगर हम लोग 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ तो, 6 × 1 + 1, 6 के 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। इसमें q का मान कुछ लेकर के दिखाओ, q का मान हम लोग 1 लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 के 6 और 1 7, विषम संख्या आ रहा है। q का मान हम लोग 2 लेते हैं, 6 दूने 12 और 1 13, विषम हो जा रहा है। q का मान हम लोग 3 लेते हैं, क्या हो जाएगा 19, फिर से विषम, यानी +1 वाला में इसमें q का मान कुछ भी लेंगे हम लोग को क्या मिल रहा है, विषम संख्या, यानी सम। ये हो गया हमारा इवन नंबर और ये क्या हो गया ऑड नंबर, इवन ऑड बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखो ये क्या है 6q + 2 है ना,
इसमें Q का मान कुछ भी लेकर के देखो और हमको ये बताओ कि सम आएगा कि विषम आएगा। Q का मान कुछ भी लेकर के देखो, एक एक, तो 6 के 8 सम सम आएगा। Q का मान 2 लेकर के देखो, सम Q का मान 2 लेकर के देखो, 6 दूने 12, 12 और 2 14, फिर से विषम सॉरी सम 3 लेकर के देखो, 6 तिया 18 और 2 फिर से सम, यानी ये क्या आएगा सम आएगा। अगला जो है हमारा a इक्वल टू 6q प्लस 3, इसमें क्या आएगा, इसमें कुछ भी लेकर के देखो ये क्या आ जाएगा फिर हमारा विषम आ जाएगा। और 6q प्लस 4 जो है ये हमारा फिर से सम हो जाएगा और 6q प्लस 5 जो है ये हमारा विषम हो जाएगा। कुछ q के जगह पर कुछ भी मान लेकर के देखोगे तो हमारा ये सब आएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्या क्या है जिसमें विषम आया, एक तो हमारा एक इसमें विषम आया, हाँ, एक हमारा इसमें इसमें विषम आया और एक हमारा इसमें इसमें विषम आया, ठीक है। तो यही है, देखो कोई विषम धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में आएगा, आया कि नहीं आया, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, यही तीनों है जिसमें विषम आ रहा है। यही चीज तो हम लोग को प्रूव करना था, हो गया सिद्ध, ठीक है। सर लेकिन इसे बनता अलग ना। नहीं सर हटे लोग कभी से बात करते उतारोगे, हाँ। देखो देखते हैं, ठीक है। तो क्या था हम लोग को दर्शाना था, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग को, कहाँ पे दिक्कत है पूरा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, है ना। हम लोग को दर्शाना था a इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये जो होगा ये तभी होगा जब हम लोग का धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, है ना। विषम पूर्णांक होगा उसी टाइम पे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 आएगा, है ना। सम में नहीं आएगा, विषम में आएगा। इस चीज को हम लोग को प्रूव करके दिखाना था। तो देखो ये हम लोग को दर्शाना था जो वो लिख लिए, है ना। यहाँ पे क्या है, चूंकि हम लोग का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू bq प्लस r, ये होता है ना, a इक्वल टू bq प्लस r क्या है, जहां पर q पूर्णांक होगा और b क्या है 6 होगा। देखो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो भाज्य की जगह पर कौन है, a है, भाजक की जगह पर कौन है b है, भागफल की जगह पर कौन है q है और शेष की जगह पर कौन है r है। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा शेषफल होता है r, ये जो हमारा r होता है ये हमेशा b से छोटा ही होता है, ये हमेशा b से छोटा है। जैसे कि हम लोग 10 को अगर भाग किए 4 से तो 4 दूने 8 जोड़ 2 ऐसा आएगा ना। तो ये जो हमारा आता है हमेशा इससे छोटा ही होता है ना, हमेशा उससे छोटा ही होता है। तो b का वैल्यू क्या होगा हमारा, सॉरी r का वैल्यू क्या होगा, b से छोटा होगा। तो b कितना है 6 है, तो r का वैल्यू 1 2 3 4 5 आएगा। कितना आएगा 6 कभी नहीं आएगा, उससे कम ही आएगा। अब देखो तो उसके आधार पर लिख सकते हैं r 6 से छोटा होगा और किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो ये जो वैल्यू आया इस सभी वैल्यू को लेकर के एक इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। a बराबर 6q प्लस 0 भी हो सकता है, a बराबर 6q प्लस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 ऐसा हो जाएगा। तो अगर a बराबर 6q प्लस 1 आएगा तो इसमें q के जगह पर कुछ भी रखो, ये सम संख्या आएगा। q के जगह पर कुछ भी रख लो तुम, 1 2 3 4 q के जगह पर कुछ भी कर लो, ये क्या आएगा सम। अब मान लेते q के जगह पर हम 7 रख लेते, क्या रखेंगे 7, तो 6 7 42 42 सम संख्या आया। यहाँ पर q के जगह पर कुछ भी रखो, उसमें 1 जोड़ देंगे तो विषम हो जाएगा। इसमें q के जगह पर कुछ भी कर लो, q के जगह पर 3 कर लिए, 6 18 18 तो 20 सम संख्या आ गया। तो ये सम विषम इस तरह से आएगा। तो इसमें देखो यहाँ a एक विषम संख्या इसलिए शेषफल में विषम संख्या होगा। तो अगर ये इधर शेषफल में विषम है तो a भी विषम होगा। ये सम आ रहा मतलब a सम संख्या है, इसके बराबर ये है ना। ये अगर सम है तो a भी सम संख्या होगा, ये अगर विषम है तो a भी विषम संख्या होगा। इसमें ये सम है मतलब a सम होगा, ठीक है। तो देखो a अगर विषम होगा, विषम है तो शेषफल भी क्या होगा विषम होगा। तो किसमें किसमें शेषफल विषम आया है, इसमें विषम आया है, इसमें विषम आया है, इसमें विषम 1 3 5 विषम आया ना। हम लोग को विषम के बारे में पूछा इसलिए विषम वाला को हम लोग को फोकस करना है, समझ में आया। देखो तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होगा या हो सकता है, ठीक है। तो विषम कब हो सकता है, जब +1 +3 या +5 रहेगा, क्योंकि 2 और 4 वाला ये तो हमारा सम है तो इसमें सम आएगा, बाकी सब में विषम आएगा। इतना चीज था इसमें, ये चीज प्रूव करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जैक बोर्ड के हिसाब से हमको नहीं लगता कि ज्यादा बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना रिपीट नहीं किया इसको, हाल फिलहाल में तो नहीं